तो चलिए, आज की बात एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य किसने लिखा? इस एक सवाल में पता है, हिंदी साहित्य का वो पूरा दौर छिपा है जब भाषा खुद को बदल रही थी, एक नया रूप ले रही थी। और इस सवाल का जवाब है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हम सब हरिओद के नाम से बेहतर जानते हैं। ये सिर्फ एक कवि ही नहीं थे, बल्कि ये वो शख्स थे जिन्होंने हिंदी कविता की धारा का, कह सकते हैं, रुख ही मोड़ दिया। तो आज हम हरिऔध के जीवन और उनके उस सबसे बड़े साहित्यिक कारनामे की कहानी को समझेंगे और ये पता लगाएंगे कि आखिर कैसे उन्होंने हिंदी कविता को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि हरिऔध जी आखिर थे कौन, फिर उनके जीवन को थोड़ा करीब से जानेंगे और इसके बाद गोता लगाएंगे उनके कालजयी महाकाव्य प्रियप्रवास में। फिर उनकी भाषा शैली को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए। तो जैसा कि हमने कहा, पहला पड़ाव, आखिर कौन थे हरिऔध और क्यों क्यों उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव का एक अहम पत्थर माना जाता है। हरिऔध जी द्विवेदी युग के एक बहुत बड़े स्तंभ थे। ये वो दौर था जब हिंदी भाषा को एक मानक, एक स्टैंडर्ड रूप देने की जोर शोर से कोशिश हो रही थी। और इसी दौर में उन्होंने पुरानी काव्य परंपरा जो ब्रज भाषा में थी और नई नई उभरती खड़ी बोली के बीच, कह सकते हैं, एक बहुत मजबूत पुल का काम किया। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस साहित्यिक दिग्गज की अपनी कहानी, उनका सफर कहाँ से शुरू हुआ था। इस टाइमलाइन को देखें तो उनका जीवन सतह पर बहुत सीधा साधा सा लगता है। 1865 में आजमगढ़ में जन्म, फिर एक सरकारी नौकरी और 1947 में वही निधन। लेकिन इस सीधी साधी सी दिखने वाली जिंदगी के पीछे एक असाधारण, एक कमाल की साहित्यिक यात्रा छिपी हुई थी। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात पता चलती है। सोचिए, खराब सेहत के चलते उन्हें कॉलेज तो छोड़ना पड़ा, पर सीखने की जो लगन थी ना, वो नहीं रुकी। उन्होंने घर बैठे बैठे ही संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में महारत हासिल कर ली। ये दिखाता है कि ज्ञान के लिए उनकी प्यास कितनी गहरी थी। और इसी दम पर वे शिक्षक भी बने, सरकारी अफसर भी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी। और जानते हैं, इसी ज्ञान की प्यास का नतीजा था वो रचना जो हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर बन गई। नाम था प्रियप्रवास। अच्छा, प्रियप्रवास इतना खास क्यों है, ये समझने के लिए पहले हमें खड़ी बोली को समझना होगा। ये वही हिंदी है जो हम आज बोलते लिखते हैं। उस समय तक महाकाव्य जैसी बड़ी बड़ी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी जाती थी, तो खड़ी बोली को एक महाकाव्य के लिए चुनना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था। 1914 में जब ये महाकाव्य छपकर आया तो इसने सबको चौंका दिया। देखिए, कहानी तो जानी पहचानी थी, कृष्ण का ब्रज से बिछड़ना, पर हरिऔध जी का नजरिया, उनका अंदाज, वो एकदम नया था। उन्होंने इसे सिर्फ एक धार्मिक कथा की तरह नहीं देखा, बल्कि इंसानी जज्बातों की एक बहुत ही गहरी पड़ताल की तरह पेश किया। तो आखिर इसमें इतना भूतपूर्व क्या था? सबसे पहली बात तो इसका जो इमोशनल कोर था, जो रस था, वो था वियोग श्रृंगार, यानी बिछड़ने का दर्द। माँ यशोदा के दुख को जिस गहराई से हरिऔध जी ने दिखाया, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। और उससे भी बड़ी बात, उन्होंने कृष्ण और राधा जैसे जो पारंपरिक किरदार थे, उन्हें एक नए, एक मॉडर्न सामाजिक नजरिए से देखा। तो सवाल उठता है कि उन्होंने ये साहित्य क्रांति की कैसे? उनके औजार क्या थे? मतलब उनकी भाषा और काव्य शैली कैसी थी? यहाँ एक नज़र में पूरा बदलाव साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है पुरानी परंपरा, ब्रज भाषा और दोहा, चौपाई, और दूसरी तरफ है हरिऔध का इनोवेशन, संस्कृत से प्रभावित खड़ी बोली और मंदाक्रांता जैसे मुश्किल संस्कृत छंद। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही साहसी प्रयोग था। और उनकी आधुनिक सोच का एक शानदार उदाहरण देखिए। प्रियप्रवास में राधा सिर्फ कृष्ण के प्रेम में डूबी एक नायिका नहीं है, बल्कि वो एक लोक सेविका हैं जो समाज की सेवा में अपना जीवन लगा देती हैं। अब सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितना क्रांतिकारी चरित्र चित्रण था। और यहीं हरिऔध जी का असली कमाल दिखता है। देखिए, भाषा पर उनकी पकड़ कितनी जबरदस्त थी। एक तरफ तो वो प्रियप्रवास जैसी रचना के लिए संस्कृत से भरी भारी भरकम शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ठेठ हिंदी का ठाठ जैसा उपन्यास बिल्कुल आम बोलचाल की जबान में लिख डालते हैं। मतलब दोनों छोरों पर उनकी महारत थी।
तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब चीज़ों का, इन प्रयोगों का हिंदी साहित्य पर कितना गहरा और स्थायी असर पड़ा। चलिए हरिऔध जी की विरासत को समझते हैं। तो जाहिर सी बात है, उनके इस काम को जबरदस्त पहचान मिलनी ही थी। प्रिय प्रवास के लिए उन्हें उस जमाने का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। इतना ही नहीं, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें विद्या वाचस्पति की उपाधि से भी नवाजा, जिसका मतलब होता है ज्ञान का स्वामी। हाँ, प्रिय प्रवास ही सब कुछ नहीं था। उन्होंने वैदेही वनवास जैसा एक और महाकाव्य लिखा जो सीता जी के वनवास पर आधारित था। इसके साथ ही कई उपन्यास और काव्य संग्रह भी लिखे। मतलब उनकी साहित्यिक रेंज कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा यहीं से लगता है। तो आखिर में हरिऔध जी की सबसे बड़ी विरासत क्या है, उनकी सबसे बड़ी देन क्या है? वो ये है कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि खड़ी बोली सिर्फ आम बोलचाल की भाषा नहीं है, बल्कि ये एक इतनी समृद्ध, इतनी शक्तिशाली और इतनी योग्य भाषा है कि इसमें प्रिय प्रवास जैसे भव्य महाकाव्य भी रचे जा सकते हैं। असल में उन्होंने ही हिंदी को उसका असली साहित्यिक गौरव दिलाया। और हरिऔध जी की ये कहानी हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि साहित्य को जिंदा और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए क्या आज भी भाषा और किरदारों के साथ वैसे ही साहसी प्रयोग करने की ज़रूरत है जैसे हरिऔध ने अपने समय में किए थे? इस पर सोचना तो बनता है।